Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are starting पॉलिटी. हमने अपना जो क्विक रिकैप का अभी स्टार्ट किया था विद ऑल द ट्रिक्स, उस सीरीज़ में हम अपना शुरू कर रहे हैं पॉलिटी. ठीक है, अब आपको एग्ज़ाम्स की कोई टेंशन नहीं, एग्ज़ाम सिर पे हैं, देन टेंशन नॉट, जस्ट कम विद अस and do the quick recap with all the tricks. It's our responsibility to teach you the best material with all the PYQs and with all the other important materials. So let's start our today's topic, starting with framing of the constitution. हमारा सबसे पहले पॉलिटी का जो टॉपिक आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी नींव जो है बेसिक्स वो कहाँ से आई, क्या था कॉन्स्टिट्यूशन और हमें क्या राइट्स मिले, वहीं से हमारी पूरी पॉलिटी स्टार्ट होती है. ठीक है, तो आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय. इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है, एम.एन. रॉय इन 1934. इन विच ईयर 1934 में हमने सोच लिया था कि वी वांट अ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद हमारी डिमांड हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश अगस्त ऑफर 1940, है ना, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, याद है. तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हमारी जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, उसको एक्सेप्ट किया गया. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फर्स्ट सेटअप इन नवंबर 1946. हमारी कब बनी, जाके 1946 नवंबर. दिस डेट हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स, स्टार मार्क दिस, ये आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, एज पर कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946. सो देयर वर 389 मेंबर्स. बेसिकली आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स बताने हैं. यस, कमेंट इन द कमेंट सेशन. तो हमारी इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी, दिस इज स्टार मार्क अगेन, फर्स्ट मीटिंग was held on 9th December 1946 और लास्ट सेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो कब था, 24 जनवरी 1950 में हमारा उसका लास्ट सेशन था. ठीक है, और हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल कितना टाइम लिया सोचो. अब जितने हमारे जो लोग क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि नहीं हमारा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये गलत हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसको बनने के लिए हमारे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इमेजिन कितना, 3 साल अप्रॉक्स का टाइम लिया है सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए. तो नेवर रेज क्वेश्चंस अबाउट दिस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खराब है. तो बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है, द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा. और ठीक है, लॉन्गेस्ट ये भी आपसे पूछ लिया जाता है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इम्प्लीमेंट कब किया गया था, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है, इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 में, स्टार मार्क दिस. और अडॉप्ट पूछा जाए तो अडॉप्शन इज ऑन 26 नवंबर 1949. ओके, चलिए देखते हैं हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़. दीज हैज़ बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द एग्ज़ाम. तो कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो कि ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तो हम सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर ने बनाया था. ठीक है, तो ड्राफ्टिंग हमारे ये हो गया. और फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़ का और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, ये वाले जो दोनों हैं, ये दोनों किसके हैं, हमारे पटेल साहब के. ठीक है, ये आपको याद रखना है. और उसके अलावा हमारे यूनियन से याद रख लो कि जब दोनों यूनियन आ जाए, यूनियन पावर हो या फिर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो वो हमारे किसके हैं, वो दोनों हमारे जवाहरलाल नेहरू के हैं. ठीक है, फ्लैग आप छोड़ सकते हो, फ्लैग इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. स्टीयरिंग कमेटी इज़ इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे फर्स्ट क्या बने थे, टेल मी इन द कमेंट सेशन फास्ट. चलिए हमारे कुछ सैलेंट फीचर्स देखते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं टोटल. ठीक है, जब बना था उस टाइम पे, और 22 पार्ट्स हैं, 8 शेड्यूल थे. नाउ प्रेजेंटली एंड करके उसमें एक चेंजेस ला के अब 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट्स हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो गए हैं. आई होप आपको ये अच्छे से याद रखना है ये फिगर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यूँ कहीं नंबर्स जो हैं आपसे पूछे जाते हैं कि नाउ 8 शेड्यूल से कितने शेड्यूल हो गए, 12 शेड्यूल्स हो गए. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रीएम्बल है. प्रीएम्बल क्या होता है, एक तरह का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या, जैसे आपकी बुक होती है, आपकी बुक की एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो होती है ना वो स्टार्टिंग के पेज पे होती है, ऐसी प्रीएम्बल
कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देता है उसका कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली है क्या चीज़। और एनए हमारे ये एक जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बोला कि प्रियम्बल एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। तो ये नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, दिस यू हैव टू टेक अ नोट। प्रियम्बल of the Indian Constitution is based on objective resolution. Objective resolution, this is also a PYQ question. PYQ में बहुत आया हुआ है कि objective resolution किसने ड्राफ्ट किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट किया on 13th December 1946, ठीक है, and adopted by the Constituent Assembly. This you have to learn very carefully. Now आपके लिए PYQ है, read the question, tell me किस किस को इसका आंसर पता है। हमारा जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है वो प्रियम्बल में कब ऐड हुआ? प्रियम्बल में 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये रहे देखो, सोशलिस्ट, सेकुलर, और एक और वर्ड है हमारा इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड्स हमारे कब ऐड हुए हैं? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे 12 शेड्यूल्स। जब हमने देखे थे ना, प्रेजेंटली हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। और यस, आप लोगों के साथ एक ट्रिक है, जो आपको शेड्यूल्स पूछे जाते हैं कि शेड्यूल नंबर 1 क्या है, और ये ट्रिक आपको उस चीज़ में हेल्प करेगी। टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। तो टी से हमारा पहला आता है टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज हो गई, स्टेट्स हो गई, ये सारे हमारे शेड्यूल 1 में आती हैं। फिर ई है सेकेंड वर्ड, तो सेकेंड वर्ड मतलब इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स क्या होता है? सैलरीज को कहा जाता है, ठीक है। तो हमारी सेकंड शेड्यूल में क्या है? इमोल्यूमेंट्स या फिर सैलरीज। इन सब की सैलरीज है, इनका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। फिर हमारा थर्ड है ए, अफर्मेशंस, मतलब कि ओथ, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड शेड्यूल में आते हैं। फोर्थ शेड्यूल में फिर हमारे राज्यसभा, एमपीज, इन सब के बारे, मेनली राज्यसभा के बारे में आता है, ठीक है। तो आर फॉर राज्यसभा। और फिफ्थ हमारा शेड्यूल एरियाज़ के बारे में और शेड्यूल ट्राइबर्स, जितनी भी इंडिया के अंदर शेड्यूल एरिया और ट्राइब्स हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे क्या चलना है, कौन क्या चीज़ हैंडल करेगा, वो सब हमारा फिफ्थ शेड्यूल में आता है, ठीक है। तो एस फॉर शेड्यूल एरियाज़। प्लस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार पूछा जाता है, स्टार मार्क दिस, कि शेड्यूल नंबर 6 में कौन कौन सी स्टेट्स हैं। अब इसमें ना ये हमारी कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं, यही आते हैं शेड्यूल एरियाज़ की, बाकी की इस वाले के अंदर आती हैं, ठीक है। फिफ्थ के अंदर सिर्फ ये वाली हैं असम, ATM स्क्वायर, ऐसे याद रखना है, ATM स्क्वायर, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये हमारी स्टेट्स हैं जो कि आती हैं किसमें? 6 शेड्यूल के। तो हमारा ऑफ का क्या हो गया? अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ में हमारी लिस्ट है ना। तो क्या है? एफ, फेडरल स्ट्रक्चर। इसमें हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में, स्टेट की हो गई, यूनियन हो गया, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो बताता है। ओके। 8th ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो ओ से पता ही चल रहा है हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th में हमारे कुछ स्पेशल लैंड एक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहाँ है हमारा? एल, लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। ये जो एक्ट्स हैं पर्टिकुलरली ये आपको याद रखना है कि लैंड से रिलेटेड है, इसलिए ये लैंड से एल से बनाया गया है, ठीक है। 10th में अब हमारा क्या आता है? 10th में हमारा डिस्क्वालिफिकेशंस हो गए। ये जो हमारा 10th शेड्यूल है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा आप अमेंडमेंट्स में पढ़ेंगे तो ये डिफेक्शन है एक तरह का। तो डिफेक्शन के नाम से, डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? हटाना, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करना, डिफेक्शन कह लो या डिस्क्वालीफाई कह लो, उससे आपको याद रखना है डी, ठीक है, डी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन या फिर डिफेक्शन ऑफ द एमपीज वगैरह। 11th शेड्यूल हमारा हो जाएगा पंचायत का, पी से पंचायत और एम से म्यूनसिपैलिटीज़। तो ये आपको पूरे 12 शेड्यूल्स हो गए, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिटीजनशिप। इसके बारे में ज़्यादा आता नहीं, बट फिर भी यू हैव टू टेक अ नोट कि जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमारा 5 से 11 आर्टिकल में आते हैं सिटीजनशिप्स, ठीक है। और उसके बाद 5 ही इसके क्या हैं जिससे हमें सिटीजनशिप मिल सकती है कि हाँ भाई हम इंडिया के जो है नागरिक हैं। बाय बर्थ अगर आप पैदा हुए हो, बाय डिसेंट आपके माँ बाप, पर्सन बॉर्न आउटसाइड इन इंडिया बट उसके माँ बाप जो है वो इंडिया के हैं, आप रजिस्टर करा सकते हैं। नेचुरलाइजेशन से हो सकता है अगर आप 12 साल तक इंडिया में रह रहे हैं,
ठीक है, और फिफ्थ है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, जैसे पुडुचेरी वगैरह हो गया वो सब। ओके, अब ये हमारे हैं कि हमारी जो सिटीजनशिप है वो छीन कैसे ली जाती है, ठीक है, लोस्ट चली कैसे जाती है। तो फर्स्ट हमारा है इसमें अगर आप अपने सिटीजनशिप को है खुद से दे दो कि भाई अब मैं उस देश का नागरिक बनना चाहता हूँ, मैं उधर देश में रह रहा हूँ, मुझे उस देश की, इंग्लैंड की, जैसे मान लो इंग्लैंड की सिटीजनशिप मिल गई है, अब मैं वहाँ रहूँगा, तो आपने खुद से गिव अप कर दी। सेकेंड है बाय टर्मिनेशन, और थर्ड है हमारा बाय डेप्रीवेशन। ये आपको तीन नाम है, तीन याद रखने, कभी कभी पूछ लिए जाते। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस यू हैव टू, आप चाहे कितने भी स्टार मार्क कर लो, इसमें से हर बार, हर टाइम, हर पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके जानने भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका जो सिटीजनशिप है वो चलती है एक तरह से। फर्स्ट हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू मतलब ये आपके ना फंडामेंटल राइट्स 12th से स्टार्ट होते हैं, ओके। तो पर यहाँ पे हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट जो है वो राइट टू इक्वालिटी से स्टार्ट होता है, जो कि 14th हमारा है। 14th में हमारा क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। 15th में है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ, क्या बताता है कि आपका जो इक्वालिटी है, जो राइट्स हैं, वो सब लॉ को ध्यान में रखते हुए हैं, ठीक है। 15th हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की डिस्क्रिमिनेशन क्या है, नहीं करना है। 16th है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, की पब्लिक अगर आपको सरकारी, जैसे अब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली हमारा इक्वालिटी देना, वो हमारा किस में है, 16th शेड्यूल। जैसे अब आप कर रहे हो हमें CGL में तैयारी करनी, तो क्या मैं कर सकता हूँ, यस, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी कर सकते हैं भाई, चाहे CGL करो, चाहे और कोई सरकारी नौकरी है, आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको CDS में जाना है, तो हर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को आप इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। 7th है अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत के, कुछ लोग पहले गांव में कैसे करते थे कि भाई छुआछूत वाली बीमारी हो जाएगी, इस इंसान को मैंने टच कर लिया, तो उसका क्या है, स्ट्रिक्टली हमने उसको एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स भी ख़त्म कर दिया हमने। टाइटल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कोई सिर्फ और सिर्फ हमारे डॉक्टर हो गया, एजुकेशन वाले जो है ना स्पेशल, उनको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने नाम के आगे, जैसे पीछे चौधरी लग रहा है तो चौधरी सिर्फ बोल रहे हो, वही नाम लगा दिया, ऐसे फालतू के ऊट पटांग वाले नहीं रखने हैं बेसिकली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे राइट टू फ्रीडम, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 19 से 22 तक। तो फर्स्ट हमारा है 19 के अंदर ना आपके 6 राइट्स आते हैं, ये आपको याद रखना है। 6 पहले 7 थे, बट अब कितने हो गए हैं, अब 6 हो गए हैं, ठीक है। ये 6 पढ़िए यहाँ से, आर्टिकल 19A फर्स्ट हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, ठीक है, आपका जो मन का, ऐसा नहीं है पर किसी को गाली दे दी जाके, नो, किसी और के राइट्स को भी आपको वॉयलेट नहीं करना है अपने लेने के चक्कर में, ये आपको ध्यान रखना है। पर फिर हमारा B है इसी का, फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली, कि आप कहीं पर जाके आराम से बैठ के बातें और किसी चीज़ के बारे में पीसफुल असेंबल कर सकते हैं। थर्ड है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। फोर्थ है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आप एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हो ना, तो दिस इज़ मूवमेंट, कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। फिर हमारा अगला है फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट, आप कहीं भी जाके रेसाइड कर सकते हो, रह सकते हो। लास्ट है हमारा ये वाला जो आपको याद रखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये वाला जो हमारा था ना, अब 6 बज गए हैं, तो दिस इज़ द 6th वन, ओके। ये वाला जो हमारा ये डिलीट कर दिया गया है, और इसमें हमारा प्रॉपर्टी के बारे में था बेसिकली, तो ये हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया है। और फिर उसके बाद हमारा लास्ट आता है कि आप कहीं पे भी ऑक्यूपेशन, बिजनेस वगैरह क्या कर सकते हो, खोल सकते हो अपनी मर्जी से। सो दिस इज़ हमारे 6 राइट्स ऑफ द फ्रीडम। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 में क्या आता है कि अगर आपसे कोई ऑफेंस हो गया है, कोई क्राइम हो गया है, तो उस चीज़ के बारे में आप क्या प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट है हमारा नो एक्सपोस्ट फैक्टो, कि आप अपने आप को खुद एक्सपोज नहीं करेंगे, ठीक है। आपके खिलाफ सबूत लाए जाएंगे जब आपको उस चीज़ के बारे में चीज़ों को है सॉर्ट करवाना है। खुद को एक्सपोज मतलब खुद से नहीं कह सकते। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन एविडेंस, नो डबल जुडिशरी, कि आपको एक कोई भी आपने क्राइम कर दिया उसके 2 बार
सेम पनिशमेंट नहीं मिल सकती, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो कोई आपको देने लग जाए, कभी गलती से फंस भी जाओ, तो आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे 21A, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आपको देनी है। और 20 में राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आप कहीं भी अपनी ज़िंदगी को है जी सकते हैं। इसमें बहुत सारे राइट्स आते हैं, ठीक है, बेसिक से राइट्स आते हैं। तो ये आपको राइट टू लाइफ से रिलेटेड ही हैं सारे, वो 21 में आते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा फ्रीडम के अंदर 22 में आपके आते हैं अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि आपको कोई भी पुलिस या ऐसे ही पकड़ के नहीं ले जा सकती, तो उसके खिलाफ ये आपके दिए गए हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कि हाँ भाई इसलिए आपको अरेस्ट किया जा रहा है, तो यू शुड बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। और आर्टिकल 22 का सेकंड पार्ट क्या है, आपको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर उनको जुडिशियली मजिस्ट्रेट के नियरेस्ट पेश करना है। ऐसा नहीं है कि आपने जेल में बंद कर दिया, 2-3 साल तक पड़े हैं ऐसे ही, नो, यू हैव टू 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रेजेंट करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे राइट्स जो कि हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये इन पर्टिकुलर राइट्स में आते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखने 23 से 24 में एक्सप्लॉइटेशन आता है। रिलीजियस के हमारे 25 से 28 आते हैं, जो भी आप मानते हैं, आप चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। और एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स किस में आते हैं, 29 एंड 30 में आते हैं। चलिए एक्सप्लॉइटेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल नंबर 23 एंड 24, रीड द आर्टिकल 20 नंबर 23 फास्ट। यस, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आपको जो है वो नहीं करना है, कि आदमियों को एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह आप बेच नहीं सकते हो, ठीक है। और 24 में क्या है, छोटे बच्चों से आपको हजार्डस जो डेंजरस जॉब होती है वो आप नहीं करा सकते हैं, वरना आपको क्या हो जाएगा, जेल हो जाएगा। जो काम करा रहा होगा उसी को भी जेल हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को तो खैर क्या ही जेल होगा, बट जो काम करा रहा है उसको जेल हो जाएगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये कुछ रिलीजन के आपके पर्टिकुलर राइट्स हैं, जैसे कि आप फ्रीली कर सकते हो, अपना मान सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फैला सकते हो, मैनेज कर सकते हो, पे टैक्स करने हैं, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस, वर्शिप, सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इन सब की आपको फ्रीडम है रिलीजन के अंदर, ओके। उसके बाद हमारे आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या आपकी 29 में क्या होती है, प्रोटेक्शन होती है, एक तरह से प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ की। ये पर्टिकुलरली क्या है, माइनॉरिटीज़ की आपको लैंग्वेज, स्क्रिप्ट की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और इसमें राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है। 30 में आपके वो अपने खुद के स्कूल वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट आर्टिकल नंबर हमारा कौन सा आ गया अब, अच्छा 31 जो आर्टिकल हमारा है ना वो डिलीट हो गया है, ठीक है। 31 हैज़ बीन डिलीट, जो कि कौन सा था, प्रॉपर्टी वाला राइट था, प्रॉपर्टी वाला राइट, लैंड वाला राइट, वो डिलीट हो गया है। अब हम अपना पढ़ेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि हमारा 32 आर्टिकल है, ओके। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है, कोई छीनने की कोशिश करता है, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास, देखो कितना बड़ा कोर्ट है, सीधा आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर, और बोल सकते हैं कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मेरे राइट्स ले लिए गए, तो कार्रवाई चलेगी, ओके। और हाई कोर्ट्स के अंदर इसी में 226 में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलो इसके अंदर ना हमारी कुछ रिट्स आती हैं, तो हम अपने रिट्स पढ़ लेते हैं कि रिट्स क्या क्या होती हैं। रिट्स को मैंने याद करने का आपको तरीका भी बताया। 5 हमारे रिट्स हैं, ठीक है। 5 रिट्स पहले है हेबिस्कस कॉर्पस, यू मे हैव द बॉडी, कि अगर कोई किसी को इलीगली क्या कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, या फिर और किसी तरह से, तो अनलॉफुली किसी तरीके से किया गया है, तो आप बोल सकते हो कोर्ट में जाके इस रिट के अंदर। और इसको आपको याद कैसे करना है, ये कौन सा है हमारा, हेबिस्कस कॉर्पस, ये रहा हेबिस्कस कॉर्पस में आप बात कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि बॉडी किधर है भाई, बॉडी प्रेजेंट करो, ओके, बॉडी किधर है भाई, ऐसे याद रखना है। हेबिस्कस कॉर्पस में क्या है, बॉडी मांग रहे हैं एक तरह से। मैंडेमस में आता है वी कमांड,
ठीक है, कि हम कमांड देते हैं वी टू सिक्योर पब्लिक ड्यूटीज़ बाय लोअर कोर्ट्स वगैरह इसमें कमांड दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले का आप कैसे याद रखोगे, भाई ने बोला करने का तो करने का, मैंडेटरी है करना। ठीक है, कमांड दी है भाई करने का तो करने का, तो ये हमारा मैंडेबस में आता है। और फिर नेक्स्ट है हमारा टू बी सर्टिफाइड। इसमें ना आप करेक्ट कर सकते हो एक तरह से, करेक्ट। ठीक है, कोई गलत काम हो रहा है उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, तो वो इसके अंदर होता है। इसको आप याद कैसे करोगे, ये देखो, ये बोलता है ना, अरे कैंसिल करो भाई, काम अगर कोई गलत हो रहा है जब भी बोलते हैं कैंसिल कर दो फटाफट से, तो ये ऑर्डर देते हैं आपको हाई कोर्ट्स वगैरह कि भाई कोई काम को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोहिबिट करने का तो नाम से पता चल रहा है कि बचा रहे हैं। ठीक है, ये बंद कर, ये था प्रोहिबिशन का, जेठालाल बोल रहे हैं ना, बंद कर भाई बंद कर, प्रोहिबिट कर रहा है, बचा रहे हैं कि भाई कोर्ट्स ऑर्डर दे रहे हैं कोई भी अगर ऐसे कुछ होने वाला है उसके लिए। क्योरंटो में आता है व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, कि आप किसी भी पब्लिक ऑफिसर से जो भी सरकारी काम कर रहे हैं ऑफिस में, उनसे आप पूछ सकते हो कि आप इस अथॉरिटी पे कैसे हो। ठीक है, इसको क्यों वारंटो, तुझे हक है कि इस जॉब पे या इस काम पे तू कैसे है पूछने का। ठीक है, ये रिट्स 5 रिट्स है, ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स के अंडर आते हैं। ठीक है, अगर वायलेशन होता है तो आप अपना उठा सकते हैं आवाज़। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये अब आर्टिकल्स जो हैं, ये आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए हैं। ठीक है, ये वाले आर्टिकल्स हमारे फॉरेनर्स वालों, जो फॉरेनर्स के लोग हैं उनके लिए नहीं है, ओनली फॉर द इंडियंस। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये यूं का यूँ याद रख लेना, 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, ये आर्टिकल्स यूं का यूँ पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल्स जो इंडियंस के पास हैं ओनली उनको बताइए, तो इनमें से आपको बता देना है। नेक्स्ट आपका PYQ है, रीड द क्वेश्चन फास्ट एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन जिसको आंसर पता है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है। यस, जिन्होंने आर्टिकल नंबर 32 बताया, इट इज वेरी राइट, अभी जो हमने रिट्स वाला पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के बाद आते हैं पार्ट नंबर 4 में, जो कि आर्टिकल नंबर 36 से 15 तक होते हैं। ठीक है, ये एक तरह से नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं, कोर्ट में आप इनके अगेंस्ट जाके लड़ नहीं सकते कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया या ये नहीं हुआ तो इसके ऊपर जेल हो जाएगी या फिर इसको मॉनेटरी फाइन लगेगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। 3 तरह के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है सोशियो इकोनॉमिक, गांधीयन और लिबरल। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कभी कभी, दिस यू हैव टू टेक अ नोट। नेक्स्ट इज हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, कि भाई ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, अगर आप सिटीजन हो किसी कंट्री के तो आपको करने चाहिए, ये उस तरह से हैं। ठीक है, इनके भी अगेंस्ट कोर्ट में जाके ऐसे कुछ कार्रवाई नहीं होती, बट वैसे आपको समझाने के लिए है ये हमारे आर्टिकल नंबर 5(1) में आए हैं। ठीक है, और इनको अमेंड करके लाया गया 1976 में बाय 42nd अमेंडमेंट। एक्स्ट्रा मार्क दिस, पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कौन से आर्टिकल से, हमारे अमेंडमेंट से कौन से आए हैं और कौन से आर्टिकल में आए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, बट एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेटर ऐड किया गया। ठीक है, 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 11th हमारे टोटल हो गए फिर अब। ठीक है, तो कोई पूछे कितने हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपको करनी चाहिए एज ए सिटीजन। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये हर एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक है, UPSC, CGL, CDS, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले इनके आर्टिकल। जो हमारा प्रेसिडेंट साहब हैं, अभी तो हमारी लेडी हैं तो ये भी प्रेसिडेंट मैम हो गई, इनके आर्टिकल हो गए 52 से लेके 62 तक। ठीक है, गवर्नर के 153 से 162 तक, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बस उसमें 1 लगा दिया और एक आगे बढ़ा दिया, और 62, 62, 162 ऐसे याद रखना। ठीक है, ये दोनों हेड है किसके, यूनियन या फिर रिपब्लिक के, और ये हेड है अपनी स्टेट का।
अपॉइंट कैसे किया जाता है, इनको एक इलेक्टोरल कॉलेज से इनको इलेक्ट किया जाता है हमारे प्रेसिडेंट साहब को। इसमें हमारे एमपीज और एमएलएज आते हैं ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी ऑल्सो, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स जितने ही हो गए पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के और दिल्ली और पुडुचेरी के, वो आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है। और किस तरीके से सिंगल ट्रांसफॉर्म, ये आपसे पूछा जाता है स्टार मार्क दिस, कि बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड से उनको इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हमारे गवर्नर साहब को अपॉइंट कर देते हैं, फिर प्रेसिडेंट तो बन ही गए, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं इनको। दोनों का टेन्योर 5 साल का है। ओथ चीफ जस्टिस लेते हैं प्रेसिडेंट साहब के, हाई अथॉरिटी लेती है हमेशा, ठीक है, ओथ। तो चीफ जस्टिस लेगी इनके ओथ, इनके हाई कोर्ट लेंगे। स्टेट का है क्योंकि, तो स्टेट का हाई कोर्ट लेता है चीफ जस्टिस, ठीक है। रेजिग्नेशन का ध्यान रखना है कि हमारे अगर प्रेसिडेंट साहब को रिज़ाइन करना हो तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देके जाएंगे अपना लेटर, ठीक है। और गवर्नर, क्योंकि इनको अपॉइंट किसने किया था, प्रेसिडेंट ने किया था, तो ये प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर जाते, ऐसे याद रखना है, ठीक है। इम्पीचमेंट मतलब कि इनका रिमूवल जो है वो कैसे होता है, पार्लियामेंट करती है अगर इन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। और इनको गवर्नर साहब को हमारा प्रेसिडेंट कभी भी रिमूव कर सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने ही क्या किया था, अपॉइंट, तो प्रेसिडेंट के राज में गवर्नर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है पावर्स इन दोनों की। प्रेसिडेंट की पावर्स आपको पता ही होंगी, अपॉइंट करते हैं पीएम को, गवर्नर को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। याद रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो हो गए ना हमारे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जजेस को कौन करता है, गवर्नर करता है, ठीक है। ये चीफ मिनिस्टर को, हेड ऑफ स्टेट हो गए, इन सब को, और अपॉइंट करता है किनको, अपॉइंट करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के जजेस को, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जज डिस्ट्रिक्ट के जजेस को कभी भी कौन नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट के जजेस को हमारा प्रेसिडेंट नहीं करता, बाकी के जजेस को प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव, अब ये हमारे समन कर सकते हैं, बिल को असेंट देते हैं, बिल को अप्रूवल देंगे, ये हाँ इन्होंने हाँ भर दी, इनकी लास्ट हाँ होती है, इन्होंने हाँ भर दी तो हमारा जो है वो एक तरह से बिल पास हो जाता है। और ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं 12 मेंबर्स। स्टार मार्क दिस पूछा जाता है, कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर्स को, ठीक है। और वहीं पे हमारे जो गवर्नर साहब हैं ये स्टेट का यही काम देखते हैं, स्टेट के जितने बिल हो गए उनको हामी देते हैं कि हाँ भाई मैंने पास किया, जाओ अपना एक्ट बना लो, ठीक है। और ये स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली को ही डिसॉल्व कर सकते हैं। जुडिशियल पावर क्या हो गई, अब ये माफ़ी दे सकते हैं, किसी को फांसी हो रही हो उसको भी माफ़ी दे सकते हैं, छोटी मोटी ये रेस्पाइट्स हो गए ये भी कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे किसके पास होते हैं, प्रेसिडेंट के पास होते हैं, ठीक है। अब वहीं पे जो हमारे गवर्नर होते हैं ये डेथ वाले को माफ़ी नहीं दे सकते, कि किसी को हमने फांसी की सज़ा दे दी हमारे जुडिशरी साहब ने, उसको ये माफ़ नहीं कर सकते, बाकी को थोड़ा बहुत माफ़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट के लॉज के हिसाब से। और इमरजेंसी के टाइम पे ये डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब की नेशनल इमरजेंसी लग गई भाई, ठीक है। मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर हैं, ठीक है, मिलिट्री के कौन है ये, राजा रानी, तो मिलिट्री के राजा रानी सुप्रीम कमांडर हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब। डिप्लोमेटिक में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ये तो हम सबको पता है। डिस्क्रिशनरी पावर्स इनकी ज़्यादा कुछ नहीं है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना उनके एडवाइस पे एक्ट करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारे जो गवर्नर साहब होते हैं ना वो उनके पास कुछ पावर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को बिल रिजर्व कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल के अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है उसकी एडवाइस दे सकते हैं। और इनकी सिचुएशनल मतलब कि जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से असेंबली को डिसॉल्व करना, ये इनकी सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। वीटो पावर इज इम्पॉर्टेंट। वीटो पावर आपको ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट वीटो पावर होगी, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो पावर, ठीक है, कि हाँ भरना, उसको बीच में ही छोड़ देना, कि ना हाँ भरना ना, और एक कैंसिल कर देना। तो ये तीनों वीटो पावर्स इनकी होती हैं और सेंट्रल बिल्स के लिए, और इनकी
सेम है स्टेट बिल्स के लिए, पर इनके पास कोई पॉकेट वीटो नहीं है, ठीक है, गवर्नर की। ये आपको एक्सेप्शनल जो होते हैं वो ध्यान रखने हैं, टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस। तो आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी का हम अपना सेकंड पार्ट में कवर करेंगे जितनी में हमारी पॉलिटी रह गई है। तो वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं। हमारा वाइस प्रेसिडेंट हमारे 62 आर्टिकल तक कौन थे, 52 से हमारे 62 प्रेसिडेंट थे ना, उसके बाद हमारे 63 से वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी 5 साल के लिए रहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 5 साल का टेन्योर इनका भी है, ठीक है। 5 साल का टेन्योर हो गया। और आर्टिकल 66(1) में इनका भी ऐसे ही होता है, इलेक्शन होता है इनके भी, बोथ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करते हैं, ठीक है। 35 ईयर्स के होने चाहिए जिसको भी वाइस प्रेसिडेंट बनना है, और ये मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए भी क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक है। एक और फायदा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है ना वो एक्स ऑफिसो अपने आप ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है, किसका, राज्यसभा का। बट इनका एक कंडीशन है कि ही कैन नॉट वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, कि पहली बारी में वोट नहीं कर सकते, बट अगर वोट्स जो है क्लैश हो गई, बराबर बराबर आ गई, तो ये अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। और ये एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह अगर इनकी जो सीट है, प्रेसिडेंट की सीट जो खाली हो जाए। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब ही यही होता है, ऑफकोर्स सी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट, तो अगर प्रेसिडेंट की सीट खाली हो जाती है तो ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। और अगर ड्यू टू रेजिग्नेशन या फिर किसी भी तरह से उनका रिमूवल होता है तो ये प्रेसिडेंट हमारे क्या है, बन सकते हैं। होप आपको अभी तक जितने हमने रिवीजन कराई है पॉलिटी के अच्छे से मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।